मंच पर आसीन हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे हम सबकी आशाओं के केंद्र, हम सबकी भविष्य की आशाओं का केंद्र, मेरे लिए तो प्राणों से बढ़कर के प्यारे मेरे भतीजे श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, यहाँ के विधायक मेरे बड़े भाई श्री देवेंद्र जैन जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष श्री बाबू जी, बगल से विधायक और मेरे तो हनुमान प्रीतम सिंह जी, आने लग रही क्रिकेट टीम में हमारी आवाज मेरे को गाँव में भी सूझ आई, अभी आपने देखा होगा। उसका कारण है आप अंदाज नहीं लगा सकते कि मैं कहाँ से आई हूँ। मैं हिमालय से आई हूँ, नंद प्रयाग से, जहाँ नंदाकिनी का और अलकनंदा का संगम है। वहाँ दुर्गा शक्ति की आराधना चल रही थी और मैं वहाँ थी। भैया का फोन गया ज्योतिरादित्य जी का, उन्होंने कहा कि आप आइए, बस मुझे तो आपके आने से खुशी होगी। मैंने कहा आप तो वैसे ही लाखों मतों से जीतने वाले हैं, तो मुझे आप आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए मुझे आप सोच सकते होंगे कि गर्मी जो बर्फीले इलाके से आया हो, जहाँ मैं स्वेटर, इनर, मफलर, कंटो का सब पहनी थी, तो यहाँ मेरी अभी क्या हालत होगी। अचानक जो मौसम में बदलाव आया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी लोग जिस तरह से उनके, अरे तू यहाँ खड़ा हो गया तो उनको दिखता नहीं ना, अच्छा महिलाओं को नहीं दिखता ना, तो बहुत खुशी हो रही है कि उनके और आपका स्वर कितना मिला हुआ है। मैं यहाँ बहुत आई हूँ, इस इलाके में बहुत आई हूँ। आप सब मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मेरे और राजमाता साहब के संबंध को भी जानते हैं। आवाज़ तो मेरी मौसम बदलने से ही फटी है। तो अम्मा तो जब मैं 8 साल की थी, अम्मा ने मुझे दमोह में प्रवचन करते सुना और अपनी छत्र छाया में ले लिए। और आपको बताऊं, मैं अशोक नगर में एक बाई इलेक्शन हुआ था 70 में, तो उसके चुनाव प्रचार में भी मैं आई। तब मैं 9 साल की थी और हम वो सीट जीते थे, जनसंघ ने वो सीट जीती थी। महेंद्र सिंह कालू खेड़ा वहाँ से चुनाव लड़े। आप तो पैदा भी नहीं हुए थे भैया, तो भैया को मैंने कब देखा है आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ पर बेटे को भैया ही बोलते। भैया को देखा मैंने जब भैया की 4 साल की फोटो मैंने अम्मा के ड्राइंग रूम में देखी। मैं भी 13 साल की थी, छोटे भैया के लिए बहुत क्रेविंग होती थी। तो मैंने पूछा अम्मा किनका फोटो, बहुत सुंदर थे, मक्खन के बने हुए बिल्कुल फोटो में। तो मैंने कहा अम्मा कौन है, तो उन्हें बताया कि मेरे नाती हैं, मतलब पुत्र के पुत्र हैं। तब से मेरे मन में उनके प्रति वैसे ही लगाव था जैसा यशोदा के मन में नंदलाल गोपाल के लिए लगाव था। जब अम्मा मुझे राजनीति में ले आई, अम्मा ही लाई। पहले तो मुझे गुनाशिकपुरी से ही लड़ा रही थी वो चुनाव, फिर उसके बाद में मैंने जहाँ से भी लड़ा उनकी छत्र छाया गई। और उनने मेरी इतनी गलतियाँ ढांकी, क्योंकि वो मेरे साथ उनका संबंध बहुत अजीब था। वो मेरे पाँव पड़ के फिर मेरे सिर पे हाथ फेरती थी, तो मैं उनको बोलती भी थी आप पाँव क्यों पड़ती हो, और फिर सिर पे हाथ क्यों फेरती हो, तुम नहीं पुत्री हो तो सिर पे हाथ फेरती हो। लेकिन गेरुआ वस्त्र धारण किया है तो मैं चलती। वो बहुत अद्भुत महिला थी, देवी शक्ति थी उनमें। और आज मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में जनसंघ था, जनसंघ के लोग बहुत अच्छे माने जाते थे, लेकिन ताकतवर नहीं माने जाते थे। जो उस समय के लोग होंगे उनको याद आएगा, 70 के दशक तक मध्य प्रदेश में जनसंघ के लोगों को बहुत अच्छे लोग माना जाता था, लेकिन शक्तिशाली लोग नहीं माना जाता था। इसलिए हम चुनाव लड़ते थे तो कई पार्टियों का गुट मिलकर चुनाव लड़ता था। अगर आपको याद हो तो हम 77 में मिलकर ही लड़े थे, हम 90 में भी मिलकर ही लड़े थे। हम पहली बार 2003 में लड़े जब मैंने दिग्विजय सिंह को फटके नहीं दी, अकेले लड़े, इसके पहले नहीं लड़े। तो हमारे अंदर जो ताकत आई वो कहाँ से आई? वो तो ज्योतिरादित्य जी कभी बताएंगे ही नहीं, वो तो मैं बताऊंगी आपको। वो ताकत किसने दी थी हमको?
जब कांग्रेस की सरकार का अत्याचार बढ़ा मध्य प्रदेश में, अम्मा कांग्रेस में थी, अम्मा को अत्याचार और कांग्रेसी नेताओं का अहंकार बर्दाश्त नहीं हुआ, तब अम्मा ने बहुत बड़ी संख्या में एमएलए अलग तोड़े, उनको लेके पैदल गई गवर्नर हाउस में। वो कहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का बहुमत खत्म हो गया, अब हम सरकार बनाएंगे। और अम्मा खुद सरकार में मुख्यमंत्री बन सकती थी, लेकिन बनी नहीं वो। उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार बनेगी, लक्ष्मीनारायण गुप्ता जी उसमें मंत्री बने, अगर आपको याद है। इसलिए अम्मा में वो ताकत थी। जब सरकार गिरी तब हमें ताकत मिली, हमें बल मिला। इसके बाद हम 2018 में हार गए। बोलो हार गए कि नहीं हार गए? हारने का कारण कौन था? ज्योतिरादित्य जी, क्योंकि ग्वालियर जंगल सब बाहर महके ने हमारा सुपड़ा साफ कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अहंकार हो गया कांग्रेस के नेताओं को कि हमारी वजह से जीत गए, हमारी वजह से जीत गए। तो जब ज्योतिरादित्य जी ने जनता के मुद्दे उठाए, किसानों की कर्जा माफी का मुद्दा उठाया, तो कमलनाथ ने चुनौती दे दी इनको कि हमसे लड़ना है तो सड़क पे आके लड़ लें। बस कमलनाथ जी को याद नहीं रहा कि ये राजमाता विजयाराजे सिंधिया के पोते हैं। अगर चुनौती स्वीकार कर ली तो कहीं पे नहीं रहोगे, और वही हुआ। इनने चुनौती स्वीकार कर ली, ये सड़क पे आने को तैयार हो गए, उल्टा हो गया, वो सड़क पे आ गए और ये सत्ता पे पहुंचा दिया बीजेपी को। आज भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आसीन दोबारा हुई है, उसके पीछे तो अधिष्ठान तैयार किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का तैयार किया है। बिना किसी चीज की परवाह किए निर्भीक होकर के जिस प्रकार से कांग्रेस को चुनौती दी और अंत में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये अपने आप में अद्भुत है। सिंधिया परिवार का बहुत बड़ी देन, बहुत बड़ी शक्ति और बड़ा आशीर्वाद, और एक प्रकार से सिंधिया परिवार की बदौलत ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बनी है। चाहे वो अम्मा के समय पर बनी हो और चाहे वो ज्योतिरादित्य जी के समय पर बनी हो। मेरी खुद की जिंदगी में तो अम्मा का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, और उन्होंने मेरा बहुत सम्मान भी किया, मेरा बहुत बचाव भी किया। और मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूं तो वो रोने लग जाती थी। क्या रे संत हैं, संत तो ऐसे ही होते हैं, संत थोड़ी किसी के गुलाम होते हैं, अरे निकल गया मुँह से। कुछ आवाज उठाते वगैरह बोलते थे कि माँ जी को कुछ भी बोलना मुश्किल है, राजमाता जी के मारे। जब मैं देश की बड़ी नेता नहीं बनी थी और दिल्ली में कोई बड़ी रैली होती थी तो मंच में साथ ही बिठाती थी मुझे अटल जी की। तो एक दो नेता जल जाते थे थोड़ा दोयम दर्जे के, आप इतनी छोटी बच्ची को ऊपर उठा लेती, अभी अभी पार्टी में आई है। अम्मा कहती थी उन पर कोई नियम लागू नहीं होगा, मतलब मेरे को कोई नियम लागू नहीं होगा। ऐसा उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया। मुझे कहने में संकोच नहीं होगा कि आज मैं जो हूँ उसमें 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी का, मुझे जन्म देने वाली माँ का, और मेरे भाई स्वामी प्रसाद जी का। और इसलिए मैं हिमालय में थी। 22 जनवरी को मैं अयोध्या जी में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अंतिम पंक्ति में बैठी थी, तो मैंने हमारे बहुत बड़े महापुरुष हैं, हमारे संगठन के, मैं संगठन का नाम नहीं ले सकती, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो मेरे बगल में बैठे थे। मैंने कहा मुझे लगता है कि ये जो मंदिर बन रहा है ये दृढ़ निश्चय से बन रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा दृढ़ निश्चय अशोक सिंघल जी का है। तो गंगा जी का काम अगर अधूरा छूट गया है तो मेरे दृश्य में खोट है, मेरे दृढ़ निश्चय में कमी है। इसलिए जहां काम मैंने छोड़ दिया 2017 में, वहां से अगर उसको आगे बढ़ाना है तो मेरे को सत्ता का लोभ त्याग करके दृढ़ निश्चय के साथ 2 साल अपने आप को झोंकना पड़ेगा। तो मैं ये वाला चुनाव भी नहीं लड़ूंगा 24 का। तो मैंने कहा आप सबको उतने बड़े मतलब बड़े व्यक्ति उनका नाम नहीं ले सकते उस संगठन का। उन्होंने कहा तुम निश्चित रहो, मैं सूचना दे दूंगा। इसलिए चुनाव नहीं लड़ी, कोई मेरे को टिकट नहीं मिला ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने ही कहा कि नहीं लड़ेंगे, और ये मैंने अम्मा से सीखा है। अम्मा ने एक बार तो सरकार बनाई तो खुद मुख्यमंत्री बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी? वो नहीं बनी। तो 77 में सरकार बनाई तब भी वो मुख्यमंत्री बन सकती थी।
तो 90 में सरकार बनाई पटवाजी की, अम्मा स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री बन सकती थी। वो सत्ता को पलटने की ताकत रखती थी, लेकिन सत्ता में बैठने का लालच कभी नहीं रखती थी। उनके अगर सत्ता को पलटने की ताकत थी, तो इसलिए मैं तो इसी में खुश रही। शिवराज जी ने सरकार लंबे समय तक चलाई, फिर मैं उसमें खुश हूँ कि हमारा मोहन यादव, मोहन तो मुझे बहुत ही प्रिय है, आपको पता नहीं, मोहन मेरा बहुत प्रिय भाई है, बहुत प्रिय है। वो मुख्यमंत्री बने और वो ठीक से सरकार चला रहे हैं, तो इसलिए मैं एकदम आनंद में हूँ। गंगा जी का काम ठीक से संपन्न हो जाए। गंगा जी का काम क्या है ये मैं कभी अलग से बताऊंगी। गंगा जी की अविरलता और निर्मलता गंगोत्री से गंगा सागर तक कैसी हो, मेरे और प्रधानमंत्री के बीच की बात है। और प्रधानमंत्री जी इस मामले में बहुत आस्था रखते हैं गंगा जी पर, और मुझे यकीन है कि जैसे राम मंदिर का काम उनके हाथ से होगा, वैसे ही गंगा का काम भी उनके हाथ से होगा, क्योंकि बहुत व्याकुल रहते हैं वो गंगा जी के कार्य के लिए। लेकिन पीछे से हम लोग लगे ना राम मंदिर में, इसी तरह से गंगा में लगी हुई हूँ। तो हमारी पार्टी ने मान लिया कि मैं चुनाव प्रचार में नहीं आऊंगा। भैया का जब मुझे फोन गया, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी। पार्टी को मैंने सूचना दी कि मैं उस कार्यक्रम में जाऊंगी, तो उन्होंने कहा तब तो 2-4 जगह और जाना पड़ेगा। मैंने कहा आप कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं इनके कार्यक्रम में तो जाऊंगी। तो मैं बहुत दूर से हिमालय से आई हूँ, गंगा के किनारे से, बहुत दूर से गंगा को प्रणाम करते हुए। जिस जगह से मैं आई हूँ, कर्णप्रयाग के बाद नंद प्रयाग आता है। कर्णप्रयाग वो जगह है जहाँ पिंडर और अलकनंदा का संगम है। वहाँ पर हमने सूर्य की आराधना की, और वो मैं सिर्फ गंगा को कर रही हूँ, अपने लिए कुछ नहीं कर रही। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप सबका आशीर्वाद मेरे सिर पर रहता है, तो मुझे अपने लिए कोई जरूरत महसूस नहीं होती, आपको बताऊं। लेकिन गंगा जी के काम में जो अवरोध आए हैं वो दूर हट जाए, बस इसलिए कर रही थी। वहां से नंद प्रयाग पहुंची और फोन आ गया, वहां दुर्गा सप्तशती की आराधना चल रही थी। तो मैं सूर्य की और दुर्गा सप्तशती की आराधना की पूर्णाहुति करके आज आपके सामने यहाँ पर, और मैं इसलिए हूँ क्योंकि इनका नाम ज्योतिरादित्य है। इनमें आदित्य की ज्योति है, सूर्य की ज्योति। सूर्य का एक नाम पूषा भी है, वो पोषण करता है। और इसलिए अभी मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से उनका योगदान रहा, इतनी विनम्रता और सरलता से उनका योगदान रहा है। यहाँ के विकास की बात वो कर रहे थे। विकास उनकी प्रकृति में, उनके स्वभाव में। महाराज आप लोग कहते हो इसलिए वो महाराज सुन लेते हैं, लेकिन अगर आप भैया कहोगे तो भी इतने ही खुश होंगे। आपको बता नहीं, आप उनको बेटा कहोगे तभी वो इतने खुश होंगे, आप उनको अपना मित्र कहोगे तभी वो इतने खुश होंगे। उनको अहंकार छू नहीं गया है, उनके अंदर विनम्रता बिल्कुल सहज है, उनके अंदर सरलता बिल्कुल सहज है। और यहाँ इस मध्य प्रदेश में और इस देश में अगर किसी ने किसी परिवार ने अकड़ दिखाई है, मैं उनके नाम में नहीं लेना चाहती। इंदिरा गांधी के पोते और पोती ने जो अकड़ दिखाई है, जो अहंकार दिखाया है, उन्होंने तो मान लिया कि भारतवर्ष उनकी बपौती है, और उनको इतना अहंकार हो गया कि भारत की सारी धरती हमारी है, भारत की सारी नदियां हमारी हैं, भारत की सारी संपत्ति हमारी है, इसलिए इधर से उधर कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है। अब वो कह रहे हैं हमारे ऊपर केस क्यों लग रहे हैं? अरे बाबा, आपके खिलाफ आरोप मिले हैं तो केस लगेंगे ना, और जमानत पर बाहर हैं, और लोकतंत्र की बात करते हैं। और लोकतंत्र की बात कौन कर रहा है? जो इमरजेंसी लगाया। इमरजेंसी किसने लगाई? कितनी बुरी बात थी, इमरजेंसी में कितना कष्ट हुआ है। जिन्हें इमरजेंसी में कष्ट हो गए हैं आप उससे तो पूछो, और काहे के लिए लगाई? एक कुर्सी बचाने के लिए, एक कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई। और मैं कहूंगी नहीं उनके बारे में, बूढ़ी हो गई है, बीमार रहती है। सोनिया जी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिराई थी और खुद प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की थी। और तब मैंने कहा था, और मैंने और सुषमा स्वराज ने, कि जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक भारत की धरती पर विदेशी नीति का व्यक्ति राज नहीं करता है। और तब मैं उस समय पर मैं मुख्यमंत्री थी, और मैंने कहा कि मैं सड़क के सामने खड़ी हो जाऊंगी, मेरे साथ लाखों लोग खड़े हो जाएंगे। अगर भारत की धरती पर प्रधानमंत्री बनना है तो भारत की माता की कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब भारत की धरती पर प्रधानमंत्री बनना। ये जो अहंकार आया वो आया जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, और इन
की प्रकृति क्या थी? अगर आपको याद हो तो राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सरकार की कैबिनेट का एक एजेंडा का कागज फाड़ के फेंक दिया था, और ये हमें सिखा रहे हैं लोकतंत्र क्या होता है। अरे कैबिनेट का डिसीजन है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट का एजेंडा निर्णय प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने फाड़ दिया कि इसको स्वीकार नहीं करता। यानी कैबिनेट के निर्णय को आप स्वीकार नहीं करते और सबके सामने कागज को फाड़ करके फेंक दिया। ये इनकी स्थिति रही है और आज ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। इसलिए मुझे तो इनके बारे में बोलने में भी संकोच होता है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनका सफाया हो गया, कांग्रेस इस देश से खत्म हो गई है। अभी 20-25 साल और इस देश में भाजपा का राज्य रहना है। अभी इस देश में बहुत कमियां हैं, उन कमियों को मोदी जी पूरा करेंगे। मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के समय से ये परेशानियां हैं। ये परेशानियां हमें मुगलों के राज्य में हुई, अंग्रेजों के राज्य में हुई, फिर भी भारत माता में बहुत शक्ति है। ये भी बताऊं, गुलामी का इतना लंबा दौर भुगतने के बाद भी हमारी वन संपदाएं कम नहीं हुई, हमारी खनिज संपदाएं कम नहीं हुई, हमारी जल संपदाएं कम नहीं हुई, हमारी बौद्धिक संपदाएं कम नहीं हुई, हमारी श्रम संपदाएं कम नहीं हुई। आज भी हम जैसे हमला उसको कराए, इतना लूटने पिटने के बाद में भी आज भी हमारी इतनी ताकत है कि हम हुंकार भर देंगे तो पूरी दुनिया हमारे सामने काम करके खड़ी हो जाएगी। खाली हमें एक शेर चाहिए था ऐसा जिसके अंदर आत्मविश्वास हो और जो ये मान करके चलता हो कि अंग्रेजों की नकल से देश नहीं चलेगा, बल्कि देश अपनी ताकत से चलेगा, अपने लोगों की ताकत से चलेगा। मोदी को भरोसा था लोगों पर और लोगों का भरोसा था मोदी पर, और इसी भरोसे की जरूरत है। नेता पर लोगों का भरोसा होना चाहिए और लोगों पर नेता का भरोसा होना चाहिए। ये परस्पर का जो भरोसा का जो संबंध होता है, यही देश को मजबूत बनाता है और यही देश को बलवान बनाता है। और इसलिए अब धीरे धीरे आज ये मध्य प्रदेश खुद ऑर्गेनिक खेती में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम गौ पालन में आगे बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती में मध्य प्रदेश में लगभग 30% भागीदारी मध्य प्रदेश की हो गई है। मुझे तो लगता है कि जो बात मैंने कही थी जब मुझे मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया था, मैं तो ऐसी फालतू की मैं बताऊं, मेरे को तो कई बार समझ में नहीं आता है मैं मुख्यमंत्री कैसे बन गई, मैं केंद्र में मंत्री कैसे बन गई, मैंने 6 लोकसभा के चुनाव कैसे जीत लिए, मुझे तो अकल ही नहीं है। आप 2 मिनट मेरे साथ बैठोगे तो आपको लगेगा आप दुनिया के सबसे बुद्धू आदमी के सामने बैठी हुई, सच्ची बता रही हूँ। लेकिन वो है ना क्या, तुलसी विवाह बाग के सीखे थे को बुलाए और नाम करो से दे रहे थे पर्वत पे हरे हैं। बस कुछ भगवान की कृपा ऐसी रही कि बड़े बड़े पद मिलते गए, बड़े बड़े लोगों की संगत मिलती गई। पारस परस पुधात सुहाई, अगर पारस के संपर्क में लोहा आ जाए सोना बन जाता है। मुझे राजमाता सिंधिया का संपर्क मिला, मुझे कुशाभाऊ ठाकरे का संपर्क मिला, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी का संपर्क मिला, मुझे मेरे गुरु पेजावर स्वामी जी का संपर्क मिला और उसी का परिणाम निकला कि मैं 42 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गई। और जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो उस समय पर हमारे जो बट्टाधार सिंह थे वो ये मान करके चलते थे कि मैं बहुत स्मार्ट गाई हूँ, इंजीनियर हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बन ही जाऊंगा, अभी फिर से बनूंगा। अरे कहाँ किसान की मोड़ी गांव देहात की, ठीक है अमेरिका वगैरह होगा ही, कथा माची आई, लेकिन हमारा क्या मुकाबला करेगी। लोगों ने कहा वो थोड़ी करेगी, हम करेंगे। और ऐसा बुरा हाल हुआ, इतनी बुरी स्थिति बनी। उन्होंने कहा मैं अगर नहीं जीत पाया तो मैं क्या राजनीति से संन्यास ले लूंगा, 10 साल संन्यास ले लूंगा। अब लोगों ने मुझे कहा दीदी आप भी कुछ प्रतिज्ञा करो। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरी मूछें होती तो मैं कह देती कि मैं मूछें बढ़वा लूंगी, मेरी तो रोटी नहीं है तो मैं करूँ क्या। तो मेरे मन में प्रतिज्ञा करी कि अगर मान लो मेरे को जीत मिली तो मैं तिरुपति बालाजी को अपने बाल चढ़ाऊंगा। मैंने किसी को बताया ही नहीं और शपथ लेने के 3 दिन मैंने हवाई जहाज पकड़ा और तिरुपति बालाजी में मुंडन करा के आ गई। मुंडन करा के आई तो सुषमा स्वराज ने मेरे को कहा हाय राम ये क्या करा के आ गई हो। अरे कुछ दिनों तो जरा अच्छी लग लेती, ये बाल चले गए तो क्या कर लिया ये। तो मैंने उनको कहा, उनको जिज्जी बोलती थी, मैंने कहा जिज्जी मैंने अपना चेहरा चमकाने के लिए सरकार नहीं बनाई है, मैंने लोगों का चेहरा चमकाने के लिए। इसलिए मैं कैसी लगती हूँ इसका महत्व नहीं है, महत्व है कि लोग कैसे लगते हैं। और लोग अच्छे कब लगेंगे, जब पेट में रोटी होगी, जब इस
इज्जत की जिंदगी होगी, जब पीने का पानी होगा, जब थाने में रिपोर्ट लिखवाने में देर नहीं होगी, जब बिना रिश्वत दिए आपके काम होंगे, बोलिए तभी ना आपके चेहरे पर चमक आएगी। जब आपको ये चिंता नहीं लगेगी कि आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा, तब आपके चेहरे पे चमक आएगी। 16 साल की एक लड़की सोने से लदी अकेली रात को जंगल में निकल जाए और उसे डर ना लगे, तब ना आपके चेहरे के ऊपर चमक आएगी। हमारी 16 साल की अकेली निकल गई, सोने के गहने पहने हुए, उसे डर नहीं लगा। जब आप निर्भय होकर के, निडर होकर के जिंदगी जिएंगे, तब आपके चेहरे पर चमक आएगी। हमारा चेहरा उधर से आपको पता है भैया, अभी मैं अपने कष्ट में मैं बताना नहीं चाहती थी, माँ बहुत बीमार है। ज्योतिरादित्य जी की माता जी राजमाता साहिबा बहुत ज्यादा बीमार है, एम्स में है, गंभीर स्थिति में। रास्ते में हाल पूछ रहे थे, चेहरा उतर गया है। मैंने पूछा भैया चेहरा तो सफेद हो गया है, चेहरा क्यों उतर गया है? तब उन्हें बताया कि उनकी माँ बहुत अस्वस्थ है, लेकिन उनको इस बात की चिंता है कि ये जो माएँ हैं, जो सामने उनके हैं, उनकी माताएं बहनें हैं, इनकी सेवा उनको करने का अवसर मिले। और इसलिए पूरे टाइम फोन पे रहते हैं, गाड़ी पर बैठेंगे और डॉक्टरों से हाल-चाल पूछना शुरू कर देंगे। मैंने ऐसा मात्र भक्त पुत्र नहीं देखा, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि राजमाता साहब बिल्कुल स्वस्थ होकर के सामने आवे। और मेरे लिए तो बड़े भाई की पत्नी है, लेकिन इनकी आयु के लोगों के लिए तो राजमाता साहब ही है, एकदम स्वस्थ होकर के आवे। अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, एम्स के अंदर हैं, और ये पूरे टाइम भैया फोन पे रह करके उनका हाल चाल पूछते हैं। ऐसे लोग जो रात दिन अपना सुख दुख भूल करके आपकी सेवा में लगे हुए हों, जब ये लोग आगे बढ़ेंगे, आगे आएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आप घर से आंगन से निकलोगे, ढंग का पीने को पानी मिलेगा, ढंग की रोटी खाने को मिलेगी, इज्जत की जिंदगी जीने को मिलेगी, तो अपने आप आपके चेहरे पर चमक आएगी। और जब आपके चेहरे पर चमक आएगी, तब रामलला को 5 बार का भोजन है ना, उसमें स्वाद आएगा। रामलला को 5 बार भोग लगता है, आपको पता होगा। हम गए थे रामलला के पास, तो हमने देखा इतने सुंदर रामलला, वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने की है, लेकिन 120 करोड़ लोगों के प्राण समाये हुए उनके अंदर। एक ध्यान रखिएगा, भारत की आबादी और दुनिया में भारतीयों की आबादी कुछ भी हो, लेकिन उसमें 10-15 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो नहीं मानते होंगे राम को भगवान। कई हिंदू भी ऐसे होते हैं राम को भगवान नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, लेकिन 120 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे ना जो राम को भगवान मानते होंगे। उन सब की प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम के अंदर। और मेरा भाग्य देखो कि मेरे को राम जन्मभूमि आंदोलन में भागीदारी करने का मौका मिला, और वो भी अम्मा का हाथ पकड़ करके। मुझे वो मौका मिला राजमाता जी का, जब ढांचा गिर गया 6 दिसंबर को, अम्मा मंच पर ही थी। जब पूरा ढांचा गिर गया, अम्मा ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा और मुझे बोली कि अम्मा हमको भी दर्शन करा दूंगा, चलो। तो हल्का सा अंधेरा हो गया था, तो मैंने उनको मंच से नीचे उतारा, क्योंकि एक मंच था, और हम वहाँ ले गए जहाँ रामलला बैठे थे। ढांचा तो गायब हो चुका था, कार से वो ईंटें उठा के ले गए थे, खाली मलबा था। अम्मा ने अपनी चप्पलें उतारी, मैंने अपनी उतारी, और हम रामलला की तरफ बढ़े। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, तो हम रामलला की तरफ बढ़े तो हमने देखा कि वो सीआरपीएफ के लोग जो हम पे गोली चलाने के लिए बुलाए गए थे, वो जूते उतार करके दूर और अगरबत्ती से जय रामलला जय रामलला उनकी आरती कर रहे थे। मैंने कहा देखो, कांग्रेस ने इस जन भावना को नहीं समझा, इस आस्था को नहीं समझा, और इस आस्था को नहीं समझने का परिणाम है कि आज कांग्रेस का नाश हो गया है। राम दुमुख का सहाल तुम्हारा कि रहे न कोकुल रोग निहारा। निमंत्रण दिया गया था कांग्रेस के लोगों को कि आइए, बताइए आपको याद है निमंत्रण दिया गया था कि नहीं दिया गया था? निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो लोग नहीं गए क्योंकि उन्हें शर्म आ रही थी, क्योंकि उन्हें अपने एफिडेविट में राम के अस्तित्व को नकार दिया है, इसलिए वो वहां नहीं जा सकते थे, वो दुनिया को जवाब नहीं दे सकते थे। लेकिन आज मैं आपसे ये बात कहूंगी कि अब हमें देश में राम राज्य लाना है। राम राज्य की क्या पहचान थी? राम राज्य में विषमता नहीं थी, सबको दवाई थी, सबकी पढ़ाई थी, सबका इलाज था, सबको कपड़े थे, सबको न्याय था, सबका संरक्षण था। जब राम राज्य आया तो राम प्रताप विषमता कोई विषमता नहीं थी, बस यही राम राज्य की विशेषता थी। इसको हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे लोग जब दिल्ली पहुंचेंगे तो अभी राम मंदिर के दर्शन से रामलला के, फिर आपको राम राज्य का सुख और स्वाद प्राप्त होगा। इसलिए मोदी जी को भारी मतों से जिताने के लिए
एक भारी भरकम जीत जरा यहाँ से दे दिए तो भारी भरकम जीत। आपको याद है एक पलड़ा भारी हो गया था, रुक्मिणी जी का था भोग प्रसाद और उसमें एक तुलसी का पत्ता पड़ा और पलड़ा भारी हो गया था। अम्मा किस्सा नहीं सुनाया। तो मोदी जी की जीत का पलड़ा जब भारी हो जाए एकदम नीचे आ जाए तो कहीं कैसे हुआ पता होना चाहिए कि गुना शिवपुरी के वोटों से हो गया है जो परिणाम जीत है। और इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप कमल का बटन दबाकर मेरे बहुत ही प्राण प्रिय, जिनको मैं बहुत आशा भरी नजरों से देखती हूँ, जिनमें शक्ति की कमी नहीं है, संकल्प की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, विनम्रता और सरलता की कमी नहीं है, वो सभी गुणों के धाम हैं, सब गुणों के निधान हैं। मैं आप सबके सामने उनको खूब खूब आशीर्वाद देती हूँ, खूब खूब। हाथ उठाइए दोनों हाथ उठा करके आप भी आशीर्वाद दीजिए और मुझे आश्वस्त करके भेजिए कि मैं आपके यहाँ आई हूँ। हमारा को भी मैं लेके आई जिसको आपने भारी मतों से जिताया है। मैं आप सबको उसके लिए भी आभार व्यक्त करूंगी। भले ही वो ये विधानसभा क्षेत्र नहीं है पिछोर का, लेकिन आपने वहां से जो भागा वो इधर आया और आपने ऐसा खदेड़ा, बाप रे, इसके लिए मैं आपका बहुत जैसा लड़ैया नहीं लगाना है, भगत भगत है लड़ैया लड़ैया समझते हो नहीं तुम? आप तो बच्चे लड़ैया गजब कर दिया। मैं तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत देवेंद्र भैया को लगता होगा कि वो देवेंद्र भैया की वजह से हुआ, नहीं लड़ैया को तो लोगों ने खड़े से खतरा तो ना भगत आए और ना ऐसे खतरा खड़े से माए भगत ऐसे ही होता है। राम का विरोध करने वालों की इस पार्टी का यही आंदोलन है जो आप याद रखें। 10 लाख फूट 1.25 लाख नाती और क्या उसके घर में दिया लगाती, यही स्थिति बनती है। इसलिए बोलिए, मैंने जो कहा है कि पहले भी देवेंद्र जीते थे उससे दुगने भी ज्यादा मतों से, 4 गुने मतों से, 4